हेलो स्टूडेंट, मैं एस यादव आपका ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय नंबर 2 पढ़ रहे हैं और उसके अंदर अब देखिए हम पढ़ेंगे आज अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्नों को पढ़ने से पूर्व आपने बच्चों देखे होंगे इसका भाग 1 भाग 2 और दोनों के अंदर हमने विश्व की जनसंख्या, उसका घनत्व और विश्व की जनसंख्या में वृद्धि को हमने पढ़ा और उसके अंदर देखिए हमने विश्व के विभिन्न देशों के अंदर देखा कि वहाँ जनसंख्या कितनी है, उनका जनसंख्या घनत्व कितना है। ये सारी चीज़ों को हमने पूरे अध्याय के अंदर पढ़ा और आज हम उसी से संबंधित बच्चों अभ्यास प्रश्न करेंगे जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। तो बच्चों तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेकर और अपने अभ्यास प्रश्नों के हल को ढूंढने के लिए। तो सबसे पहले देखिए बच्चों हम पहला प्रश्न देखते हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का है। तो देखिए बच्चों प्रश्न 1, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। बच्चों यहां पर अपने पास क्या है, विकल्प हैं। उन विकल्प में से सही उत्तर को चुनना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, एक एक विकल्प के अर्थ को समझना है, उसके बाद अपने उत्तर को चुनना है। तो देखिए अब हम इसके अंदर देखेंगे निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। बच्चों जब मैं आपको पढ़ा रहा था उस समय भी बताया था और यहाँ एक नहीं 3 क्वेश्चन बताए थे। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, उसके अलावा देखिए मैंने आपको बताई थी न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि और उसके बाद बताया था स्थिर जनसंख्या वृद्धि। तो देखिए बच्चों पहले हम ऑप्शन को देखते हैं और आप भी जल्दी से इसका उत्तर खोजने की कोशिश करें बच्चों। सबसे पहले देखिए आता है अफ्रीका महाद्वीप और उसके बाद आता है एशिया और उसके बाद घ में लिखा है बच्चों दक्षिणी अमेरिका और उसके बाद देखिए घ में लिखा हुआ है उत्तर अमेरिका। इस तरह से 4 ऑप्शन आपके पास हैं बच्चों। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि है। तो देखिए इसका उत्तर होगा अफ्रीका। तो बच्चों देखिए अब आपसे मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि का महाद्वीप कौन सा है? तो वो कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। इसी तरह से स्थिर जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? उसकी यदि बच्चों हम बात करें तो कौन सा महाद्वीप है स्थिर जनसंख्या वाला? ओशिनिया। अब हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? बच्चों याद रखना इसमें क्या पूछा है, नहीं है। और कैसा? विरल जनसंख्या, जहां जनसंख्या देखिए कम पाई जाती है उसको कहा जाता है विरल जनसंख्या। मैंने आपको पढ़ाया था कि विरल जनसंख्या कहां पर होगी? अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में होगी और अत्यधिक गर्म प्रदेशों में होगी। तो सघन जनसंख्या कहां होगी? जो मानव के अनुकूल जलवायु होगी। इस तरह से देखिए अब जल्दी से तैयार हो जाइए और देखिए ऑप्शन पहला ही है हमारे पास के अटाकामा। अटाकामा क्या है बच्चों? दक्षिणी अमेरिका का एक मरुस्थल है और यह मरुस्थल कैसा है? शुष्कतम मरुस्थलों में से एक है जो देखिए पेरू और चिली की सीमा पर स्थित है। उसके बाद देखिए भूमध्य रेखीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है अर्थात 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी रेखा को कहा जाता है बच्चों विषुवत रेखा भी कहा जाता है। यहां पर भी उच्च तापमान और साथ में उच्च आर्द्रता पाई जाती है। और उसके बाद आ जाइए अपना ऑप्शन है ग और इसमें है दक्षिण पूर्वी एशिया और ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश जिनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, मानव के अनुकूल जलवायु है यहाँ पर। और उसके बाद आता है ध्रुवीय प्रदेश, यहाँ तापमान अत्यधिक कम पाया जाता है, ध्रुवों पर बर्फ से ढके हुए हैं हमारे ध्रुव। तो बताइए बच्चों विरल जनसंख्या वाला कौन सा क्षेत्र नहीं है? अर्थात जहां देखिए हम ये कह सकते हैं मानव के अनुकूल जलवायु नहीं है। तो उनमें कौन कौन है मानव के अनुकूल नहीं है? अटाकामा, उसके बाद भूमध्य रेखीय प्रदेश और ध्रुवीय प्रदेश। तो मानव के अनुकूल जो है वो कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी एशिया। ये विरल नहीं है, सघन रूप से बसा हुआ है बच्चों। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से
कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? यहां पर भी बच्चों ध्यान देना, क्या पूछा है? नहीं है। कौन सा कारक? प्रतिकर्ष। तो पहला ऑप्शन दे रखा है जलाभाव, अर्थात जहां जल का क्या हो बच्चों? अभाव हो। दूसरा ऑप्शन देखिए, ख में लिखा हुआ बेरोजगारी, वहां पर देखिए रोजगार के अवसर बहुत ही कम हो, अर्थात लोगों की संख्या जो रोजगार पाने वाले उनकी संख्या ज्यादा हो। उसके बाद देखिए ग चिकित्सा ऑब्लिक शैक्षिक सुविधाएं, और उसके बाद घ में दे रखा महामारियां। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा? प्रतिकर्ष। जहां पर देखिए जलाभाव अर्थात जल का अभाव पाया जाता है वहां पर लोग नहीं रहते हैं, और उसके अलावा बेरोजगारी जहां पर ज़्यादा होती है वहां पर भी लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। जहां महामारियां होती है वहां पर भी लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? चिकित्सा शैक्षिक सुविधाएं। इस तरह से हम अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों, और अगला प्रश्न देखिए, हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? यहां कितने तथ्य दिए गए? 3 तथ्य दिए गए हैं, 4 नहीं है बच्चों, इसमें कितने हैं? 3 तथ्य दिए गए। इन 3 में से हमें उस तथ्य को पहचानना है जो सही नहीं है, अर्थात जो गलत है। तो देखिए बच्चों, ये मैंने आपको बताया भी था, विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। देखिए कितनी बढ़ी है? 10 गुना से अधिक। ये मैंने आपको पढ़ाते समय भी बताया था। उसके बाद देखिए विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था, प्रतिवर्ष कितने लोग जुड़ते हैं बच्चों? 8 करोड़ लोग जुड़ते हैं। उसके बाद देखिए ग में दे रखा है 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगते हैं। ये तथ्य गलत है। 5 से 6 करोड़ होने में मैंने आपको बताए थे कितने वर्ष लगते हैं बच्चों? उसके अंदर मैंने आपको बताए थे 12 वर्ष लगते हैं। तो इसलिए कौन सा तथ्य गलत हो जाएगा इसके अंदर? ये अपना जो ग है ये तथ्य क्या है? गलत है। और ये दोनों तथ्य कैसे हैं? बिल्कुल सही है बच्चों। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और देखिए बच्चों दूसरा देखिए इसके अंदर आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। अब हमें देखिए यहाँ शब्दों में बांधा गया है, और हमें बच्चों ध्यान रखना है हमारे उत्तर की लिमिट 30 से 32 हो सकते हैं, लेकिन 30 के ऐसे नहीं कि 50 शब्द हो जाएं। इसलिए हमें प्रश्नों के जो निर्देश होते हैं उनके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए उत्तर लिखते समय बच्चों। तो देखिए पहला प्रश्न आता है इसके अंदर, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। मैंने आपको देखिए जनसंख्या को वितरण और घनत्व दोनों को प्रभावित करने वाले कारक बताए थे, उनमें से आपसे पूछा गया है भौगोलिक कारक। और भौगोलिक कारकों के अंदर देखिए सबसे पहला कारक आता है जल की उपलब्धता। आपको इस तरह से देखिए उत्तर लिखना चाहिए नंबर 1, क्योंकि 3 पूछा है तो आपको नंबरिंग करनी चाहिए बच्चों। नंबर 1 जल की उपलब्धता। जल जीवन का महत्वपूर्ण कारक होने के कारण नदी घाटियों के किनारे विश्व की प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुई हैं। यानी जहां पर देखिए जल अधिक था वहीं पर मानव ने क्या किया? अपना निवास बनाना शुरू कर दिया। दूसरा कारक देखते हैं बच्चों, भू आकृति। पर्वतीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में समतल और मंद ढालों पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। पर्वतों को शिखरों पर देखिए मानव निवास नहीं करता है। मानव के लिए सबसे अनुकूल यदि भू आकृति देखें तो वो क्या होते हैं? मैदान होते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा कारक जो हमने लिया है वो कौन सा है? जलवायु। तो बच्चों ऐसे नंबरिंग करते हुए आपको लिखना है, नंबर 1 पहले देखा, उसके बाद 2 और उसके बाद 3, और इसमें लिखना है मानव के अनुकूल जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय होती है। शीतोष्ण का मतलब ये होता है न तो वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है और न ज़्यादा वहाँ पर देखिए यदि हम देखें कि निम्न तापमान होता है, दोनों के बीच का भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। इस तरह से बच्चों हम उत्तर लिखें। अगला प्रश्न देखते हैं, और उसका उत्तर भी देखिए हमें लिखना है वही 30 शब्दों में। विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं।
ऐसा क्यों होता है कि अब इसके अंदर हमें बताना है कि जनसंख्या घनत्व जहां अत्यधिक पाया जाता है वो बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है उसी का उत्तर लिखना है हमें। तो देखिए, सबसे पहले हम उत्तर लिखते हैं, विश्व में जनसंख्या के वितरण को मुख्यतः भौगोलिक, आर्थिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारक प्रभावित करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन कारकों से प्रभावित होने के कारण, अतः जिन क्षेत्रों में इन कारकों की अनुकूलता होती है वहां जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। कितने शब्दों में उत्तर लिखना था बच्चों? में 30 शब्दों में लिखना था। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला देखिए, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? और मैंने आपको 3 ही घटक पढ़ाए थे बच्चों, और तीनों घटक को आपको क्रम से लिखना है। तो देखिए उत्तर में लिखिए, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। नंबर 1, यहां भी नंबरिंग करनी है बच्चों, जन्म दर। दूसरे नंबर पर बच्चों मृत्यु दर, और तीसरे नंबर पर क्या लिखना है? प्रवास यानी स्थानांतरण। इस तरह से तीनों घटकों को आपको लिखना है क्रम से। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। देखिए अगले प्रश्न पर आता है, देखिए अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 3 क्या है? अंतर स्पष्ट कीजिए। जब देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, अंतर स्पष्ट कीजिए, तो देखिए 2 चीज़ों के अंदर देखिए हमें सामने रखकर और उनमें क्या किया जाता है? अंतर किया जाता है। अब अंतर में दोनों पक्षों को ध्यान में रखा जाता है, दोनों के सकारात्मक पहलू भी आएंगे और दोनों के नकारात्मक पहलू भी आएंगे, और दोनों की हम क्या करते हैं? इसमें तुलना करते हैं बच्चों। और देखिए इसके अंदर जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर पूछा है। तो बच्चों आपको याद होगा, जन्म दर और मृत्यु दर का मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, सूत्र भी बताया था। या तो हम दोनों के क्या लिख सकते हैं? सूत्र भी लिख सकते हैं, या हम दोनों को परिभाषित भी कर सकते हैं। जैसा देखिए यहां मैंने लिखा है, 1 वर्ष के प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या जन्म दर कहलाती है, जबकि 1 वर्ष के प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। इस तरह से देखिए हम दोनों में क्या कर सकते हैं? परिभाषा के रूप में अंतर कर सकते हैं, सूत्र के रूप में भी अंतर कर सकते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें देखिए जो अंतर करवाया, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और दूसरा लिया है अपकर्ष कारक में अंतर। इन दोनों में हमें क्या करना है बच्चों? अंतर करना है। दोनों की हमने क्या बनाई? एक सारणी बनाई। एक तरफ तो हमने लिखा प्रतिकर्ष कारक और दूसरी तरफ लिखा हमने अपकर्ष कारक। दोनों को पहले परिभाषित किया और फिर उनके कारकों को लिखा इसमें। तो देखिए बच्चों, प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों में वे सभी कारक सम्मिलित होते हैं जो किसी व्यक्ति को अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं। किसको छोड़ना है बच्चों? इसमें मूल स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं, यानी उस स्थान पर कोई ना कोई क्या होंगी? कमियां होंगी, मानव के अनुकूल परिस्थितियां नहीं होंगी, या प्रोत्साहित करते हैं। जस्ट इसके अपोजिट देखते हैं अपकर्ष। अपकर्ष कारकों में वे कारक सम्मिलित होते हैं जो किसी व्यक्ति को उद्गम स्थान की तुलना में गंतव्य स्थान पर बसने के लिए अधिक आकर्षित करते हैं। कहां पर? नए स्थान पर बसने के लिए क्या करते हैं? आकर्षित। और यहां क्या करते हैं? मूल स्थान को छोड़ने के लिए। देखिए अब देखिए ऐसे कौन से कारक हैं इनमें जहां मूल स्थान छोड़ना पड़ रहा है और गंतव्य स्थान क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। तो देखिए छोड़ने के लिए क्या होगा? वहां बेरोजगारी होगी, जीवन की निम्न दशाएं, राजनीतिक अशांति, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन आदि होंगे यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर देखिए गंतव्य स्थान की ओर आकर्षित करने में क्या होंगे? काम के बेहतर अवसर यानी अच्छे अवसर
और जीवन की अच्छी दशाएं, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु, प्रवास आदि देखिए इसको क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इस तरह से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगले क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें निर्देश दिए हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। कितने शब्दों में देना है बच्चों इसका उत्तर? 150 शब्दों में देना है। यानी इसका मतलब इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ऐसे प्रश्नों को कहा जाता है निबंधात्मक प्रश्न भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न जो दिया गया है इस निर्देश के अकॉर्डिंग इसका उत्तर देना है विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो अब हमें क्या करनी है, विवेचना किसकी? वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो देखिए सबसे पहले जब हम उत्तर लिखना शुरू करते हैं तो जो पूछा गया है उसी के बारे में लिखा जाता है। तो देखिए हम उत्तर लिख रहे हैं विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित प्रकार से हैं। जब मैं आपको पढ़ा रहा था उस समय आपको कितने कारक बताए थे? 3 कारक बताए थे और तीनों कारकों को हम क्रम से यहां पर उत्तर के रूप में लिखेंगे बच्चों। तो देखिए सबसे पहला जो कारक आता है उस कौन सा है? भौगोलिक कारक। और इसके अंदर अब हम भौगोलिक कारक के बारे में बताएंगे और फिर हम लिखेंगे बच्चों कि कौन कौन से भौगोलिक कारक हैं जो देखिए जनसंख्या के घनत्व और वितरण को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो देखिए बच्चों विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक निम्नलिखित हैं और निम्नलिखित में से नंबर 1 आता है जल की उपलब्धता। जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में भी इसके बारे में पढ़ा और इसके अंदर देखिए जल जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है, इसीलिए तो लोग कहते हैं जल ही जीवन है। अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी पूर्वक उपलब्ध हो जाता है, जैसे नदी, झील, तालाब आदि। इस तरह से हम बता सकते हैं ऐसे प्रश्नों के अंदर कि जल की उपलब्धता कैसे प्रभावित करती है। अब देखिए दूसरा कारक देखते हैं इसमें भू आकृति। लोग पर्वत व पठार की अपेक्षा समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। और तीसरा कारक देखिए अपने इसमें आता है भौगोलिक कारकों में जिसका नाम है जलवायु। ऐसे क्रम से लिखते जाएंगे हम। और उसके बाद देखिए मृदुल जलवायु की दशाएं रखने वाले क्षेत्र जिनमें अधिक मौसमी परिवर्तन नहीं होते हैं सघन रूप से बसे मिलते हैं। तो सीधा सा है जहां पर मानव के अनुकूल जलवायु पाई जाती है न तो वहां तापमान अधिक हो और न वहां तापमान कम हो। और जब ऐसी दशाएं मिलती हैं तो वो क्या होती है? मानव के अनुकूल जलवायु होती है। अब देखिए चौथे नंबर का कारक देखेंगे और चौथे नंबर का कारक क्या आता है? मृदाएं। उपजाऊ मृदाएं कृषि तथा इनसे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसी कारण नदी घाटियों की कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्रों एवं डेल्टाई भागों तथा उपजाऊ काली मिट्टी के क्षेत्रों में सघन जनसंख्या का जमाव पाया जाता है, जबकि कम उपजाऊ मिट्टी रखने वाले क्षेत्रों में विरल जनसंख्या पाई जाती है। क्योंकि जहां उपजाऊ मृदा होगी मानव अपना आवास वहीं पर बनाता है, क्योंकि वो कृषि से संबंधित क्रियाएं जितनी भी होती हैं वो किस पर निर्भर करती हैं? मृदा पर ही निर्भर करती हैं। और अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरा कारक और दूसरे कारक में आता है हमारा आर्थिक कारक।
ऐसे बच्चों हम क्रम से लिखते जाएंगे। आर्थिक कारक में देखिए जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक निम्नलिखित हैं। सबसे पहले कौन सा कारक लिखते हैं बच्चों अपने इसमें, जैसे अपनी पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है, खनिज। और खनिज में देखिए खनिज कई प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चा माल होता है। तो यानी हम उद्योगों में खनिज को किसके रूप में काम में लेते हैं, कच्चे माल के रूप में लेते हैं, जो उद्योगों को आकर्षित करता है। तो देखिए खनिज भी क्या करते हैं, उद्योगों को आकर्षित करते हैं। जब उद्योग लगेंगे तो उसके चारों ओर आवासीय बस्तियां भी बसेंगी। और उसके बाद दूसरे नंबर पर देखते हैं इसमें नगरीकरण। नगर योजना के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा संबंधी सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है तथा नगरों का आकार बढ़ जाता है। किसके कारण, ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर जाने के कारण शहरों में क्या है, काफ़ी सुविधाएं होती हैं, जैसे शिक्षा से संबंधित सुविधाएं, उसके अलावा चिकित्सा से संबंधित सुविधाएं और रोजगार की भी उपलब्धता होती है। और उसके बाद अगला कारक देखते हैं बच्चों, तीसरा कारक है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण में देखिए औद्योगिक पेटियों को हम देखिए क्षेत्र भी कह देते हैं और अंग्रेजी में इसे बेल्ट कहा जाता है। औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाती हैं तथा बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती हैं। इनमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते हैं, अपितु परिवहन परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले भी होते हैं। यथा जापान का कोबे ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की स्थापना होने के कारण सघन बसा हुआ है। और ये उदाहरण हमारी किताब में भी दिया हुआ है जापान के एक शहर का, जहां पर चारों ओर क्या हुआ है, औद्योगिकरण और एक बहुत बड़ी देखिए कोबे ओसाका औद्योगिक पेटी भी है बच्चों। ऐसे हम क्रम से क्या लिखते हैं, उत्तर लिखते चले जाते हैं। अब इसके बाद अगले कारक को लिखेंगे क्रम से, और अगला कारक आता है नंबर 3, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। कौन सा कारक आता है, सबसे पहले बच्चों हमने पढ़ा भौगोलिक, और भौगोलिक के बाद देखिए दूसरा कारक पढ़ा हमने आर्थिक, और तीसरा कारक कौन सा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। विश्व के कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक संख्या के लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति का वातावरण होता है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि किस तरह जनसंख्या के घनत्व और उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, इन कारकों को हम क्या लिखते हैं, जब भी हम उत्तर लिखें तो क्रम से लिखें। और जैसा मैंने बताया इस तरह से इनका उत्तर आप लिखिए। कितने शब्दों में, 150 शब्दों में। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए जिसका उत्तर भी हमें किस में लिखना है, 150 शब्दों में लिखना है बच्चों। तो देखिए अगला प्रश्न है, जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। बच्चों देखिए इसमें पूरा नहीं पूछा है, जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत प्रमुख रूप से देखिए पूछा क्या गया इस प्रश्न में। यदि हम देखें तो इसमें पूछिए तीनों अवस्थाएं, और हमें प्रमुख रूप से जब इस तरह से किसी विशेष बिंदु को पूछा जाता है तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस यानी उत्तर लिखने पर सबसे ज़्यादा जोर किस पर होना चाहिए, उसी बिंदु पर होना चाहिए। तो देखिए बच्चों हम लिखते हैं इसके अंदर सबसे पहले देखिए उत्तर, और उत्तर की शुरुआत करते हैं इसके प्रतिपादक से। W.M. थॉमसन 1929 एम नोटेस्टिन 1945 में देखिए ये क्या दिया था, सिद्धांत, जिसका हमने क्या लिखा, प्रतिपादक। अब देखिए यहां से हम शुरू करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है।
और उसके बाद देखिए इसी चीज को किसके रूप में दिखाया गया है, अवस्थाओं के रूप में दिखाया गया है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। और इसे कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, 3 अवस्थाओं में विभक्त किया गया है, जिसका बच्चों आपको क्या बनाना है, चित्र बनाना है, जो हमारी पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ है। इस तरह से देखिए आपको चित्र बनाना है और इस चित्र में एक तरफ तो देखिए मृत्यु दर और दूसरा क्या है, जन्म दर को दिखाना है, और एक तरफ आपको दिखाना है समय। और उसके बाद देखिए 2 तरह की लाइनें देख रहे हैं। नीचे वाली जो लाइन देख रहे हो ये तो किसको बता रही है, मृत्यु दर, और ऊपर वाली जो ब्लू लाइन देख रहे हो ये किसको बता रही है, जन्म दर। उसके अलावा देखिए यहाँ अवस्थाएं भी देखिए आपको प्रदर्शित करनी है। पहली अवस्था और उसके बाद आती है दूसरी अवस्था, और उसके बाद आपको प्रदर्शित करनी है कौन सी अवस्था, तीसरी अवस्था। पहली अवस्था में देखिए हमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या दिखानी है, उच्च दिखानी है। उसके बाद देखिए मृत्यु दर में अत्यधिक कमी और जन्म दर में धीरे धीरे कमी होती है, जिसके कारण जनसंख्या का क्या होता है, विस्फोट, और फिर एक समय बाद जनसंख्या पुनः क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। कौन सी अवस्था में, तीसरी अवस्था में। इस तरह से आपको चित्र बनाना है और तीनों अवस्थाओं के बारे में लिखना भी है। देखिए बच्चों प्रथम अवस्था में देखिए हमें लिखना है बिंदुवार, एक एक बिंदुवार देखिए इसमें लिखना है। इस अवस्था में उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्यता अर्थात उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है, क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति होने के कारण। अब उसके बाद दूसरे बिंदु पर देखिए हम लिख सकते हैं, इसमें जीवन प्रत्याशा निम्न, प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर तथा अशिक्षित जनसंख्या रहती है। और तीसरा बिंदु हम लिख सकते हैं, इस अवस्था में लोग कृषि के कार्य में लगे रहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्या लिखनी है बच्चों, क्रम से लिखनी है। प्रथम अवस्था का बहुत ही अच्छे से क्या करना है, चित्रण करना है। अब देखिए हम चलते हैं द्वितीय अवस्था की ओर, और द्वितीय अवस्था फिर इस तरह से आपको क्या बनानी है, हेडिंग बनानी है द्वितीय अवस्था, और इसे भी बिंदुवार लिखना है। इस अवस्था के प्रारंभ में उच्च प्रजननशीलता अर्थात जन्म दर ऊंची लेकिन समय के अनुसार घटती जाती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वच्छता में सुधार के कारण मृत्यु दर में भी क्या आ जाती है, कमी आती है। और तीसरे बिंदु पर बच्चों लिखना है, इस अंतर के कारण जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि होती है। इस तरह से आप बिंदुवार देखिए द्वितीय अवस्था का भी क्या कर सकते हो, वर्णन कर सकते हो। अब अंत में आपको लिखना है तृतीय अवस्था, और उसका भी क्या करना है, वर्णन करना है। तो देखिए हमने लिखा तृतीय अवस्था, और इसको भी बिंदुवार देखिए लिखना है। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही घट जाती हैं। दूसरे बिंदु पर हम लिखेंगे जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। और उसके बाद अगले बिंदु में लिखते हैं, इसमें जनसंख्या नगरीय व शिक्षित होती है। और फिर अंतिम बिंदु में लिखते हैं, इसमें तकनीकी ज्ञान भी कैसा होता है, उच्च होता है। इस तरह से बच्चों हम 150 शब्दों में अपना उत्तर लिख सकते हैं और तीनों अवस्थाओं को हम अच्छे से समझा सकते हैं। पहले चित्र बनाना और उसके बाद तीनों अवस्थाओं की विस्तार से क्रम से क्या करनी है, व्याख्या करनी है। और इस तरह से जब आप उत्तर देंगे आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। तो बच्चों अब हमने जो देखिए इसके अंदर पढ़ा, जितने भी हमारी पाठ्य पुस्तक में क्या दिए हुए थे, प्रश्न दिए थे, उन सब का उत्तर हमने लिखा और अच्छे से समझा। आप भी अपनी कॉपी के अंदर इन उत्तरों को देखिए नोट कर लेना अच्छे से। और इसके बाद हम देखिए अगले अध्याय को लेके आएंगे, और अगले अध्याय भी देखिए हमारे किससे संबंधित है, जनसंख्या से संबंधित है। बच्चों जब तक आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर, तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद बच्चों।